नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ में सॉलोस मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। द सॉलोस मॉडल ऑफ ग्रोथ पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलो ने आर्थिक वृद्धि के अपने मॉडल की रचना हेरोडोमर के मॉडल के विकल्प के रूप में की थी, लेकिन उन्होंने अपने मॉडल में हेरोडोमर मॉडल की प्रमुख विशेषताओं जैसे समरूप पूंजी, होमोजीनियस कैपिटल, समानुपातिक बचत फलन, श्रम शक्ति की वृद्धि दर आदि पैरामीटर्स को लिया था। साथ ही एक निरंतर उत्पादन फलन को भी लिया, जो कि वृद्धि की प्रक्रिया की व्याख्या करने में नवक्लासिकी उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। इस उत्पादन फलन में सॉलो उत्पादन को लेबर और कैपिटल की आगतों के साथ जोड़ता है, जो कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। सॉलोस मॉडल की अजम्पशन। सॉलो ने अपने मॉडल में कुछ मान्यताओं को लिया है जो इस प्रकार से है। पहला, एक मिश्र वस्तु, यानी सॉलो ने अपने सॉलो मॉडल में एक कंपोजिट कमोडिटी का उत्पादन होता है। पूंजी मूल्यह्रास की गुंजाइश छोड़ने के बाद उत्पादन को शुद्ध उत्पादन समझा जाता है। उत्पादन में केवल दो साधन, श्रम और पूंजी, लेबर और कैपिटल का ही हम यूज़ करते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू होते हैं, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लागू होते हैं। उत्पादन के दोनों साधन, लेबर और कैपिटल को उनकी सीमांत वस्तु उत्पादकताओं के अनुसार भुगतान किया जाता है। कीमतें और मजदूरी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। श्रम स्थायी रूप से पूर्ण रोजगार यानी परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में रहता है। श्रम शक्ति की वृद्धि दर जो है बहिर्जनित निर्धारित होती है। पूंजी का उपलब्ध स्टॉक भी पूर्ण नियुक्त होता है, यानी कि उसमें बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। पूंजी संचय सम्मिश्र वस्तु के संचय के रूप में होता है। श्रम और पूंजी को परस्पर एक दूसरे के स्थान पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो कांस्टेंट रहती है और इसी तरह से श्रम अनुपात भी जो है वो स्थिर रहता है। इन मान्यताओं के दिए होने पर सॉलो ने अपने मॉडल में स्पष्ट किया कि यदि जो है तकनीकी गुणांक यानी कि टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट परिवर्तनीय हो तो श्रम और पूंजी की प्रवृत्ति ये होगी कि वह अपने आप को समय बीतने पर संतुलन अनुपात की दिशा में एडजस्ट कर लेंगे। यदि श्रम से पूंजी का प्रारंभिक अनुपात अधिक होगा तो श्रम शक्ति की तुलना में पूंजी और उत्पादन की वृद्धि जो है अधिक धीरे होगी और विलोमशय भी। इस प्रकार से सॉलो का विश्लेषण स्थिर अवस्था यानी संतुलन पथ की ओर केंद्रित है, चाहे वह किसी भी श्रम और पूंजी अनुपात से क्यों न प्रारंभ होता हो। इस प्रकार सॉलो ने अपने मॉडल में ये बताया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मात्र एक वस्तु का ही उत्पादन होना, ओनली वन कमोडिटी प्रोडक्शंस को वो मानकर चलता है। और इस तरह से सॉलो ये मानते हैं कि उत्पादन की दर y जो कि t टाइम पर अवेलेबल होती है कि ही अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय को प्रकट करती है। अतः इस आय में से कुछ भाग उपभोग कर लिया जाता है और शेष जो बच जाता है वह निवेशित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात बनाए रखने के लिए इच्छित बचत का भाग अवश्य ही निवेश के बराबर होता है, यानी कि S=I पाया जाता है। जैसा कि सॉलो ने अपने इस मॉडल में इक्वेशन 1 में बताया है, जहां और इस तरह से वो सॉलो कहते हैं कि उत्पादन के साधन जो कि पूंजी है, जिसे उन्होंने K से डिनोट किया, और श्रम जिसे उन्होंने L से डिनोट किया। अगर हम उत्पादन फलन में दिखाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में दिखाएंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगी, जो कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को दर्शाता है। समीकरण अगर 1 में रख दें, हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें समीकरण जो है इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होगी। इक्वेशन 3 बताती है कि तकनीकी संभावनाओं को व्यक्त करती है, जो कि L कुल रोजगार के स्तर को, क्योंकि वो एक्सोजीनियस के रूप में जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, अतः श्रम शक्ति भी एक स्थिर सापेक्ष दर से बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 4 जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर सॉलो
कहते हैं कि तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अभाव में एन जो है वो हेरोड की वृद्धि की प्राकृतिक दर होगी, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो, जिसे हेरोड ने एन से डिनोट किया, वो बताती है। एल समय टी में एल श्रम की मात्राओं को रोजगार पर लाएगा, जबकि जो समय ओ से लेकर समय टी तक श्रम शक्ति पूर्णतया बेरोजगार श्रम की मांग है, जो लेबर की डिमांड को बताता है। अर्थात श्रम पूर्ति वक्र एफ जो है ओवाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा। इस प्रकार से सॉलो जो है अपने मॉडल में समीकरण 4 को अगर हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं तो सॉलो का मूल समीकरण जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि बताता है k = SFK_LOE⁻NT। इस प्रकार से सॉलो ने अपने मॉडल में कई प्रकार से उसे स्थापित किया है, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है पॉसिबल ग्रोथ पैटर्न्स। सॉलो ने अपने मॉडल में जो है ये बताया कि क्या कोई ऐसा पूंजी संचय पथ होता है या नहीं जो सतत वृद्धि की और श्रम शक्ति की वृद्धि के अनुरूप हो। प्रोफेसर सॉलो ने अपने आधारभूत समीकरण में एक नए वेरिएबल आर, जो कि श्रम से पूंजी के अनुपात यानी K/L है, उसे लिया और समय के साथ आर में आनुपातिक परिवर्तन को उन्होंने स्पष्ट किया। स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि जो है ये समय के साथ आर में आनुपातिक परिवर्तन होगा, जो कि बराबर होगा समय के साथ पूंजी में आनुपातिक परिवर्तन, और अगर इसे हम माइनस कर दें श्रम के साथ श्रम शक्ति में आनुपातिक परिवर्तन से, तो हमें समीकरण नंबर 7 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो बताते हैं सॉलो की पैमाने के स्थिर प्रतिफल है, जिसका अर्थ ये है कि उत्पादन फलन प्रथम कोटि के समरूप है, इसलिए एक बार L से गुणा और L से विभाजित करने पर हमें समीकरण नंबर जो है वो 7 प्राप्त हुआ। और जैसा कि ऊपर बताया सॉलो ने कि R = K/L है, इसी प्रकार से 1/R जो है वो इक्वल टू होगा L/K के। इस प्रकार सॉलो का आधारभूत समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, इसी बात को सॉलो ने अपने मॉडल में एक रेखा चित्र के द्वारा भी बताया है। सॉलो ने बताया कि आधारभूत समीकरण जो 8 है उसमें R' = 0 रखने पर हमें जो है जो रेखा है वो प्राप्त होगी SF = RL1, जो कि जो है नीचे की ओर मुड़ती हुई है, बैकवर्ड स्लोपिंग है। और इस प्रकार से सॉलो कहते हैं कि तब श्रम पूंजी अनुपात स्थिरांक रहेगा। ऐसी स्थिति में संतुलित विकास को जो है वो प्रकट करेगी, जैसा कि इस रेखा चित्र में बताया गया है। फिर इसी के आधार पर सॉलो ने अपने मॉडल में अस्थिरता की स्थितियां, अनस्टेबल सिचुएशंस को भी डिनोट किया है, जैसा कि रेखा चित्र 2 में और जो है वो बताया गया है। रेखा चित्र 2 ये बताता है कि जो है सभी संभावनाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते, वह 2 और संभावनाओं को दर्शाता है, जैसा कि अगले रेखा चित्र में सॉलो ने अपना स्पष्ट किया। यहाँ पर सॉलो बताते हैं कि जो है पूर्ण रोजगार पथ सदैव ही कम हो रही प्रति व्यक्ति आय की ओर ले जाता है, क्योंकि ये NR से नीचे है। फिर भी इस व्यवस्था में समस्त आय बढ़ती जाती है, क्योंकि शुद्ध निवेश सदैव धनात्मक होता है और श्रम पूर्ति बढ़ती जाती है। यह इस प्रकार से दोनों व्यवस्थाओं में निरंतर घटती हुई सीमांत उत्पादकता जो है वो पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सॉलो ने अपने मॉडल का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि जब प्रवर्तित समानुपातों और श्रम पैमाने के स्थिर प्रतिफलों की सामान्य नव क्लासिकी परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पादन होता है, तो वृद्धि की प्राकृतिक और अभिष्ट दरों में नेचुरल एंड वारंटेड रेट्स में कोई साधारण विरोध संभव नहीं है। कोई भी नाइफ इज बैलेंस भी नहीं हो सकता है। व्यवस्था श्रम शक्ति की वृद्धि की किसी भी दी हुई दर से एडजस्टमेंट कर सकती है और इस तरह से अंततः स्थिर समानुपातिक विस्तार की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है, जो कि उन्होंने अपने मॉडल में डेल्टा K/K इक्वल टू डेल्टा L/L इक्वल टू डेल्टा Y/Y। यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा जो है वो परिवर्तन को यानी चेंज को बताता है, K कैपिटल है, L
लेबर है और वाई जो है इनकम को डिनोट करता है। इस प्रकार हेरोडोमर के मॉडल को हम जो है इस प्रकार से बता सकते हैं। सॉलो का मॉडल की अगर हम हेरोडोमर मॉडल से तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि सॉलो का दीर्घकालीन वृद्धि के मॉडल हेरोडोमर मॉडल पर एक प्रमुख सुधार है। हेरोडोमर मॉडल को दीर्घकालीन अवस्था में अधिक से अधिक नाइफ एज संतुलन कहा जा सकता है, जिसमें बचत अनुपात, पूंजी उत्पादन अनुपात और श्रम शक्ति के बढ़ने की दर मेन जो है वो पैरामीटर्स होते हैं। अगर इन पैरामीटर्स के परिणाम जो है वो निश्चल केंद्र से जरा भी खिसके तो परिणाम ये होगा कि या तो बढ़ती हुई बेरोजगारी या दीर्घकालीन स्फीति आ जाएगी। इस प्रकार से हैरोड की शब्दावली में ये GW और GN की बराबरी पर निर्भर करता है, जबकि सॉलो कहते हैं कि GW और GN के बीच एक नाजुक संतुलन उत्पादन में स्थिर अनुपातों की उस महत्वपूर्ण मान्यता से प्रारंभ होता है जहां पूंजी के स्थान पर श्रम को सब्स्टिट्यूट करने की कोई संभावना नहीं होती। यदि इस मान्यता को छोड़ दिया जाए, यानी कि पूंजी को हम लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो GW और GN के बीच में जो नाइफ इज बैलेंस है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये उत्पादन में स्थिर अनुपातों की मान्यता के बिना एक दीर्घकालीन वृद्धि मॉडल का निर्माण करता है जो सतत वृद्धि अवस्था को दर्शाता है। इस प्रकार से सॉलो के मॉडल को हम हेरोडोमर मॉडल से तुलना कर सकते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सॉलो के मॉडल की कोई आलोचनाएं नहीं है, बल्कि उनका मॉडल भी कई दृष्टियों से दुर्बल है। जैसा कि सॉलो का मॉडल हेरोडोमर मॉडल के GW और GN संतुलन की समस्या भर को ही लेता है, लेकिन वो G और GW के संतुलन की समस्या को छोड़ देता है। सॉलो के मॉडल में निवेश फलन नहीं है और यदि इसे एक बार सम्मिलित कर लिया जाए तो सॉलो के मॉडल में भी अस्थिरता की हेरोडीय समस्या पुनः जो है वो प्रकट हो जाती है। सॉलो का मॉडल श्रमवर्धक तकनीकी प्रकृति की मान्यता पर आधारित है। ये हेरोड की तटस्थ तकनीकी प्रगति की एक विशेष स्थिति है जिसका कोई आनुभाविक यानी एम्पिरिकल औचित्य नहीं है। सॉलो मॉडल साधन कीमतों की लोचशीलता को मानता है जो सतत वृद्धि के मार्ग में कठिनाइयां ला सकते हैं। इसी प्रकार से सॉलो मॉडल पूंजी की समानता और लोचशीलता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। साथ ही साथ सॉलो तकनीकी प्रकृति का उत्पादक तत्व छोड़ देता है और इसे वृद्धि प्रक्रिया का बाह्य कारक मानता है। इस प्रकार ये ज्ञानवर्धक की प्रक्रिया अनुसंधान में निवेश और पूंजी संचय द्वारा तकनीकी प्रकृति को प्रेरित करने की समस्याओं की उपेक्षा करता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सॉलो का मॉडल सीधे और प्रत्यक्ष रूप से विकासशील देशों पर लागू नहीं होता। ये एक स्वस्फुरित सेल्फ सस्टेनिंग अर्थव्यवस्था की स्थिर विशेषताओं का वर्णन करता है। लेकिन सॉलो का मॉडल अल्पविकसित देशों में तकनीकी डुअलिज्म के तत्व की व्याख्या करने में सहायक होता है। अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों में उत्पादन के तकनीकी गुणांक को यानी टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट को परिवर्तनशील मानकर भी ये मॉडल तकनीकी डुअलिज्म का वर्णन करने में सफल होता है। थैंक यू।